किया जाता है derived from न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। विकल्प है इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। हाँ इसका नोट करना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी वैसे क्वेश्चन बता दिया है कि विच मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इलर्स मेथड लगभग करता है ना, पिकार्ड्स मेथड लगभग कर रहा है, रंगा कुत्ता मेथड भी लग रहा है, गास सीडर मेथड तो नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा आप पढ़े हैं और कौन सा नहीं पढ़े हैं, उतने ध्यान देंगे तभी काम चल जाएगा। अब ऐसे एक क्वेश्चन बताइए आप, द फार्मूला वैसे पूछा है, कई बार पूछा है, द फार्मूला y1 इज इक्वल टू, देखो फार्मूला y1 इज इक्वल टू y0 प्लस का h/3 और f0 डैश और प्लस का 4f1 डैश और प्लस का f2 डैश इज कॉल्ड, है ना। हाँ, तो आपका ये ऑप्शन दिया है पिकार्ड्स फार्मूला, इलर्स फार्मूला, रंगे कुत्ता फार्मूला, मिलनेस करेक्टर फार्मूला। मिलनेस करेक्टर रंगा कुत्ता डैश नहीं है, वहाँ K1 K2 टर्म होता है ना। यह आपका हो जाएगा, ठीक है, यही वाला फार्मूला है, उसी रूप का है, बस यहाँ क्योंकि y4 y2 लिखा हुआ है, डैश नहीं होगा, बस सिर्फ अंदर डैश है इसमें। अरे यही फार्मूला है ना, देखो यही पे यही वाला है, तो n इक्वल टू 0 पुट कर दो, n इक्वल टू 0 तो y1 मिल जाएगा। f डैश नहीं होगा सर, बस सिर्फ f होगा, y डैश के लिए सिर्फ y डालना यहाँ पे। फंक्शन तो पहले ही से डिफरेंशिएट है, f0 डैश या तो है f डैश 0, f की वैल्यू सीधे पूरा डिवाइड बाय dx है, तो वो y के लिए डैश लगता है, f के लिए थोड़ी है, किसा y के लिए, तो y डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। y का मतलब चाहे आप fx0 fxy बोलो, चाहे आप इसको y के रूप में बोलो, क्या फर्क पड़ता y है। डैश बोलते हैं सर, डिवाइड बाय dx, फंक्शन दिया था तो ये फॉर्म दिया था, डिवाइड बाय dx इक्वल टू fxy, dy by dx इज इक्वल टू fxy होता है, तो उसे y डैश लिखते या y डैश लिखा जाता है। हां, तो f डैश लिखेंगे तो डबल कट डैश हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझ के लिख सकते हैं, f डैश 0, f डैश 1, f डैश 2, ऐसे करके समझ सकते हैं। जब डिफरेंशिएट ही करेंगे x के स्थान पे x0 x1 x2 ऐसे, ठीक है। मेन ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस तरीके का आएगा तो आपको उसको करेक्टर फार्मूला ही समझेंगे, ठीक है, ड्राइव नहीं किया जा रहा है इसको, तो फार्मूला ये जो है मिलनेस करेक्टर फार्मूला है, ठीक। चलिए अब इतने इसमें इतना ही। अब क्वेश्चन बताओ कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है आप लोग पास MCQ में, बताओ, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लूँ। और क्या बहुत परेशान मत हो, क्योंकि देखो डेरिवेशन नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप, है ना, इसलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें सर रंगे को तो थर्ड ऑर्डर रूल लिख लेना, उसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको फोर्थ ही पढ़ना है ना। तो दे दिया हो भले अलग बातें हैं, अब वो जिस भी यूनिवर्सिटी का हो वो नहीं जानता, बट MG के UP में आपको फोर्थ वाला ही देगा, ठीक है। बट रंगे फर्स्ट का भी होता है, सेकंड का भी होता है, थर्ड का भी होता है, फोर्थ का भी होता है, तो सबको याद करना आसान नहीं है, तो इसलिए आप दिमाग में रखिएगा, फोर्थ को ही रखिएगा आप दिमाग में, ठीक है। और बताओ कोई क्वेश्चन दिखा हो उसमें। मिलनेस फोर्थ ऑर्डर तो कोई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसे फिर भी थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के कुछ अपना काम कर सकते हैं।
देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि चाहे जो थर्ड आर्डर होता है रंगे कुत्ता मेथड का, चाहे फोर्थ आर्डर हो, थर्ड और फोर्थ इन दोनों में बाई 6 होता है डेल्टा वाई में। चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ आर्डर का हो, इन दोनों में क्या होता है बाई 6 होगा। ठीक है, सेकेंड आर्डर में बाई 2 होता है, और थर्ड और फोर्थ आर्डर में जो है ये आपको बाई 6 देखने को मिलेगा। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो थर्ड आर्डर का होगा उसमें जो डेल्टा वाई होगा उसमें बाई 6 तो बाहर होगा, लेकिन अंदर खाई 3 ही टर्म होंगे, K1 K2 K3। और जो आपका फोर्थ आर्डर का होगा उसमें बाई 6 होगा, अंदर 4 टर्म होंगे, K1 K2 K3 K4। इस तरह से आप थोड़ा सा अनुमान लगा के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि याद करना पॉसिबल नहीं कि आप सबको याद करके पहुँचेगा। ठीक है, तो एक अपना तरीका लगा सकते हैं कि थर्ड आर्डर हो चाहे फोर्थ आर्डर हो, रंगे कुत्ता का बाई 6 दिमाग में रहे, और ब्रैकेट के अंदर है ना K1 K2 K3 थर्ड आर्डर में रहेगा। आगे बुरा बुरा जो भी हो, कि यही 3 टर्म रहेंगे, और फोर्थ आर्डर में K1 भी दिखाई देगा, K2 भी, K3 भी और K4 भी दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सेकेंड फर्स्ट नहीं, फर्स्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सेकेंड आर्डर से स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट जो सेकेंड वाला मिलेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, इसमें 2 टर्म आपको अंदर दिखाई देंगे, K1 K2 दिखाई देगा, और फर्स्ट में खाली K1 तो मतलब है खत्म कहानी है ना, तो इसलिए फर्स्ट की बात नहीं करते, खाली 2 ही K1 K2 दिखाई देगा और बाई 2 रहता है, यही ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, और चैप्टर का नाम एक तरह से करिए अलजेब्राइक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। अलजेब्राइक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, अलजेब्राइक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। क्या मास्टर जाना तो सबको है मास्टर। अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम, ठीक है, EIGE है, अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, अब बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें बेटा आप लोग। अलजेब्राइक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम में पहले एक चीज़ तो आपको आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, ये आप लोग हमको आशा है कि आप लोग कर लेंगे अपने से। कोई अगर मैट्रिक्स दिया हो है ना, उसका आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये सब जनरल चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसका यूज बहुत नहीं होगा आपके एग्जाम में और नहीं आएगा, लेकिन ये आपको जनरल चीज़ आपको आना चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें हमें कुछ मेथड पढ़ने हैं। जैसे पहला पढ़ना है पावर मेथड। ठीक है, पावर मेथड को जब अप्लाई करते हैं तो केवल एक ही कोई रूट निकालते हैं, कोई एक ही रूट आप प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेथड आप पढ़ेंगे उस मेथड से एक स्पेशल मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और एक स्पेशल मैट्रिक्स के किसी स्पेशल रूट को ही फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी मेथड होगा उस मेथड से पूरी आइगन वैल्यू नहीं निकालेंगे हम लोग, है ना, किसी स्पेशल आइगन वैल्यू को, जैसे जो सबसे बड़ा हो उसको निकालेंगे, डोमिनेंट रूट जो सबसे बड़ा रूट हो उसको निकालेंगे, या किसी स्पेशल मैट्रिक्स के ही आइगन वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। उसी में आपका पहला मेथड है, हेडिंग करिए आप। ठीक है, इटरेटिव मेथड फॉर डोमिनेंट लैटेंट रूट। इटरेटिव मेथड, इटरेटिव ITERATIV, इटरेटिव मेथड फॉर डोमिनेंट लैटेंट रूट, फॉर डोमिनेंट लैटेंट रूट। अब ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं पावर सीरीज मेथड, इसको बोलते हैं पावर सीरीज डोमिनेंट लैटेंट रूट, इसको बोलते हैं द पावर सीरीज मेथड। बात समझ में आ रही है, द पावर सीरीज मेथड। तो इसमें मैं कोई नियम नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन थ्रू ही समझा देता हूँ, बहुत सिंपल से काम है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमिनेंट लैटेंट रूट, find the dominant latent root and the corresponding eigenvector of the matrix, and the corresponding eigenvector of the matrix A is equal to 1 6 1 1 2 0 0 0 3, taking
y0 इज इक्वल टू 1 0 0, टेकिंग y0 इज इक्वल टू 1 0 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब देखो ये जो y0 है कभी देगा कभी नहीं देगा, नहीं देगा तो आप कुछ भी ले सकते हो। एक कॉलम वेक्टर आपको लेना है, एक कॉलम मैट्रिक्स आपको लेना है, आप लीजिएगा कैसा, ऐसे 1 0 0 टाइप का लीजिएगा, या 0 1 0 टाइप का लीजिएगा, या 0 0 1 टाइप का लीजिएगा। आप कुछ भी कोई भी कॉलम मैट्रिक्स ले सकते हो, लेकिन आप जितना क्रिटिकल कॉलम मैट्रिक्स लोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही टफ हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा आप ईजी लीजिएगा, जैसे 1 0 0 लीजिएगा, 0 1 0 लीजिएगा, 0 0 1 लीजिएगा। ठीक है, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो फिर आप जो अपनी मर्जी से लीजिएगा, और तब ऐसे ही ऐसे कुछ ईजी लीजिएगा। ये अपने से लेना पड़ता है बहुत से क्वेश्चन में, इसमें दिया है तो ऐसे ही चलेंगे। अब देखो कैसे लगाते हैं, निकालते हैं y1। y1 क्या होता है पता है, a इंटू y0। देखो पावर सीरीज मेथड कैसे काम करता है, पहले निकालते हैं। इससे क्या करते हैं, पहले आते हैं पावर सीरीज मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स का डोमिनेंट लैटेंट रूट निकालते हैं। डोमिनेंट मतलब जैसे भाई 3×3 का मैट्रिक्स है, 3×3 का मैट्रिक्स है, 3 रूट आपको मिलेंगे, लेकिन उन 3 रूट में जो सबसे बड़ा रूट होगा वो डोमिनेंट। तो वो a y0, a कितना है भैया, a है 1 6 1 1 2 0 और 0 0 3, ये आपका a हो गया। क्लियर है, y0 कितना है 1 0 0। अब इसको गुणा कर लीजिए, रो बाई कॉलम, 1 मिलेगा 1 मिलेगा 0 मिलेगा, कंफर्म है ना, गुणा करने पे यही आएगा। गुणा करने के बाद बेटा क्या करेंगे, जो इसमें सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब इस कॉलम मैट्रिक्स में जो सबसे मैक्सिमम होगा उसी को आप कॉमन कर लीजिएगा, तो वही आएगा। क्लियर है, ये इस तरीके से क्लियर। इसी प्रकार से हम निकालेंगे y2 निकालेंगे, फिर a इंटू, है ना, अब ये जो आया रहेगा है ना, अब इसको y1 नाम नहीं देंगे, y1 तो पूरा हो गया, इसको आप चाहो तो कुछ और नाम दे दो, y1 डैश नाम दे दो, ऐसे कुछ करके, है ना, वैसे y1 डैश बोल दो, कुछ ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको y1 डैश ही बोल दिया। अब a कितना है 1 6 1 1 2 0 0 0 3। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 1 0, है ना। अब गुणा करो, रो बाई कॉलम 7 हो जाएगा, रो बाई कॉलम 3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या होगा, 7 कॉमन होगा, 7 से मतलब डिवाइड कर देना, 1 7 से इसमें डिवाइड करना 3 में कितना आएगा 3/7 और ये आपका 0। क्लियर है, इस तरीके से आगे। फिर इसी प्रकार से y3 निकालते जाएंगे, ऐसे निकालते जाते हैं। a इंटू डायरेक्ट में लिख देता हूँ, 1 6 1 1 2 0 0 0 3। अब फिर इस वाले कॉलम वेक्टर से गुणा कर दीजिए, 1 3/7 और 0 गुणा कर दीजिए। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 में 1 प्लस का 18/7 25/7, बोलो भैया, तो 25/7। दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो 1 प्लस का 6/7 13/7 और फिर यहाँ पे 0। इसमें बड़ा कौन है भैया, 25/7 बड़ा है। अब चलिए डिवाइड करिए, 1 आ जाएगा 13/25, इसमें भाग देंगे 25/7 से 13/25 ना, 13/25 से 0 और ये 0। फिर ऐसे ही y4 निकालोगे आप, ये 1 6 1 1 2 0 0 0 3 1 क्या जी 13/25 और 0 गुणा करो इसका, 1 का 1 में 1 13/78 है ना, तो 1 प्लस 78/25 मतलब 103 आ जाएगा। तो 100 आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से, 103/25। दूसरा गुणा करेंगे आप, 1 प्लस 26/25 26/25 मतलब 51 ना, 25 और ये कितना हो गया 0। क्लियर है। अब इसमें से कॉमन क्या होगा 103/25। अब ये कितना जाएगा 1 51/103 ना, और फिर क्या जाएगा आपका
एक से जीरो। तीन। क्लियर है ये ना भैया? यस सर। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 7 आया। अगर मैं इसको भाग दे दूंगा 7 से, इसको मैं भाग दे दूँ 7 3 के 3 पॉइंट समथिंग, इसको भाग दूंगा 4 पॉइंट समथिंग। देख रहे हो ना, अभी अंतर है, अभी इन सब में अंतर है। आप करते क्या जैसे कि अब बहुत क्लोज हो जाए और लगभग एक पूर्णांक मिलने लगे, है ना? इससे पूर्णांक यहाँ ही मिल गया, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है, इसलिए आप आगे बढ़ोगे। स्टेप कब तक आगे जाओगे? जब तक दो लगातार आपको जो वैल्यू कॉमन करने में मिल रहा है ना, वो उनका डिफरेंस बहुत कम हो जाए और एक पूर्णांक की तरफ अग्रसर हो जाए, तो वही हमारा डोमिनेंट लैटेंट रूट होता है, वही सबसे बड़ा होता है। और जो यहाँ आगे आएगा वो डोमिनेंट लैटेंट रूट होगा, और उसी के बगल वाला जो वेक्टर होगा वो उससे करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक स्टेप और करेंगे इसे, अब ये वाला तो क्वेश्चन था ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए मैं निकालूँ y5 तो 161 120 003, अब इसे मल्टीप्लाई करें किसका? 151 बाई 103 और 0, गुणा करो इसका बेटा, गुणा करते हैं इसका, तो 1 है ना, और 51 6